नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी नेट के पाठ्यक्रम में राजेंद्र बाला घोष की बंग महिला जिनको कहा जाता है, उनकी एक कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। अब ये चंद्रदेव से मेरी बातें, इस कहानी में जो प्रमुख पात्र आए हैं या कहानी का जो नई शैली में लिखी गई ये कहानी है, इसका परिचय किस तरह है, आज हम इसमें देखने वाले हैं। वैसे आजकल नेट की परीक्षा में प्रश्न जिस तरह पूछे जा रहे हैं, किसने किससे कहा है, किस पात्र ने ये कहा है, पात्र का नाम क्या है, या कहानी का कुछ संवाद दिया जाता है और कहा जाता है कि ये कहानी का संवाद किस कहानी से लिया गया है। तो हमें इस कहानी के विषयों पर ध्यान देना है, इस कहानी के परिचय पर ध्यान देना है। कुछ पात्र है क्या, शैली है क्या, किसकी कहानी है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखा जाए तो कहानी बहुत आसान है। चंद्रदेव से मेरी बातें, इस कहानी का जो विषय है, मैं कहना चाहती हूँ कि जातिगत पक्षपात पर जिस तरह व्यंग्य किया है लेखिका ने, परिवर्तन की बात कही है, सरकारी एवं कर्मचारी वर्ग जो होता है उन पर उन्होंने व्यंग्य किया है, कलकत्ता की जो खासियत है उस खासियत पर उन्होंने चर्चा की है, एकता का सूत्र क्या है उन्होंने बताया है, युवा वर्ग की आलसी प्रवृत्ति पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है, प्रहार किया है। अर्थात ये जो कहानी है नई शैली में लिखी गई है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1904 में बताया जाता है। अब इस कहानी को हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बताना चाहती हूँ कि इस कहानी के बारे में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने कहा है एक किताब में, जिस किताब का नाम है निबंध नवनीत। निबंध नवनीत इस किताब में उन्होंने कहा है कि यह एक कहानी न होकर एक निबंध है, क्योंकि कहानी कला की दृष्टि से या कहानी के तत्वों के आधार पर इस कहानी का अगर विवेचन किया जाए तो ये कहानी ना होकर एक हमें निबंध लगती है। इसमें पात्र आते ही नहीं हैं, नई शैली में लिखी गई ये कहानी है, लेकिन कहानी के उद्भव और विकास में प्रथम उस उद्भव काल में आने वाली ये कहानी है, इसलिए इस कहानी का योगदान बहुत बड़ा है। तो दूसरा ये तर्क भी दिया जाता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें ये रचना 1904 में जैसे प्रकाशित हुई और धुलाई वाली 1907 में, तो हम धुलाई वाली को प्रथम कहानी के जैसे पंक्ति में बिठा देते हैं, लेकिन चंद्रदेव से मेरी बातें इस कहानी को नहीं बिठाते। तो हम ये देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में पहली कहानी का दर्जा जिसे मिला है वह है धुलाई वाली। धुलाई वाली को हम जानते हैं, तो फिर चंद्रदेव से मेरी बातें ये क्यों नहीं, ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, क्योंकि ये कहानी विधा के चौकट में बैठती नहीं है, ऐसा आलोचकों का या हिंदी वैज्ञानिकों का कहना है। लेखिका इस निबंध में या इस कहानी में चंद्रदेव से पहले प्रणाम करते हुए इस निबंध की या इस कहानी की शुरुआत करती है, जहाँ बड़ी ही नम्रता के साथ अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षाओं के बारे में वो बात रखती है। वो चंद्रदेव से ये कहती है कि पृथ्वी पर आने के लिए वह आमंत्रित करते हैं, जैसे भूतल पर आप आइए ऐसा कहती है। आमंत्रित करते हुए ये भी कहती है कि आप तो चंद्रदेव से कितने सालों, युगों से एक ही जगह पर जैसे एक जगह पर एक ही स्थान पर रहते हैं और कार्यदक्ष की भांति अपनी निष्ठा से अपना काम जो है करते रहते हैं, तो आप थकते नहीं हैं, आपको कभी आलस नहीं आता, कभी मन नहीं करता क्या धरती पर उतरने का। तो आपके विभाग में कोई ऐसा ट्रांसफ़र करने वाला या जैसे बदली करने वाला होगा, ऐसा सवाल वो लेखिका चंद्रदेव से कर रही है। आपकी यानी जो सरकार है, यानी चंद्रदेव की जो सरकार है, वहाँ आपको पेंशन देती है क्या? पेंशन मिलता है क्या? क्योंकि यहाँ भारत में या पृथ्वी पर तो पेंशन दिया जाता है। लेखिका कहती है कि आपके जैसा कर्तव्यनिष्ठ होकर, जैसे सालों से, बहुत सालों से एक ही जगह पर रहकर काम कर रहा है, और यहाँ का अगर व्यक्ति होता तो वो आलस करता, नहीं तो अपनी बढ़ती मांगता या बदली मांगता, लेकिन आप तो वहीं पर है। और यहाँ न्यायाधीश या सरकार अगर ऐसा काम करते तो अब तक इन्हें अनेकों पदोन्नति मिल जाती या बहुत सारे इनाम स्वरूप कुछ पुरस्कार भी मिल जाते। अब तक वे कितने जगह जाकर घूम कर भी आते, लेकिन आप नहीं आते। हमारे यहाँ सरकार का लाभ लेकर देश में जंगल, पर्वत, बहुत सारी जगहों पर या पर्यटन स्थल पर घूमने वाले बहुत सारे लोग हैं, सरकारी लोग हैं। यहाँ लेखिका ने हमारे देश की जो व्यवस्था है,
सरकारी व्यवस्था या सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर या वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी वर्ग है, वहाँ का जो प्रशासनीय वर्ग है, उस वर्ग पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि किस तरह लोग एकनिष्ठ होकर काम नहीं करते और कुछ काम किया तो बदले में बहुत कुछ चाहते हैं, तो वो मिलता भी है कहीं कहीं। तो इन्होंने इस पर व्यंग्य किया है। ये सब सवाल करते हुए लेखिका चंद्रदेव से कह रही कि और क्षमा भी मांगती है कि मुझे क्षमा करें, आपको तो इन सभी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो अमर हैं और वो वरदान आपको मिला हुआ है। आपको मृत्यु का, स्वर्ग नरक का तो भय नहीं है, क्योंकि मनुष्य को स्वर्ग नरक का भय है, मृत्यु का भय है। जैसे देवता लोग अपनी जाति के कारण पक्षपात करते हैं, वैसे ही भारत में भी लोग पक्षपात करते हुए दिखाई देते हैं। अंग्रेज सरकार भी उसी तरह पक्षपात करते रहे हैं और करते थे। इस बात में आपको कोई भी आश्चर्य नहीं लगेगा, ऐसा वो चंद्रदेव से करिए, क्योंकि जिस काल में ये कहानी लेखिका ने लिखी थी तब अंग्रेज सरकार था और अंग्रेज़ों का सरकार होने के कारण तब के बारे में उन्होंने ये बातें व्यंग्यात्मक लिखी हैं। इस बात में आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, वो ऐसा भी चंद्रदेव से कहती है, क्योंकि वो दूसरी बात कहना हो तो वो कहती है कि आपको अगर अंग्रेज जाति की सेवा करने का अगर सुअवसर प्राप्त हो गया या आप सेवा करने का स्वीकार कर लेंगे क्या, उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा या निवेदन देना पड़ेगा। आधुनिक भारत के जो प्रभु हैं, उन्होंने व्यंग्यात्मक बात कही है अंग्रेज सरकार के विरोध में। जो लॉर्ड कर्जन हैं, उनको वो भारत के प्रभु कहा है और जो आदेश देंगे या जो चाहेंगे वही होता है यहाँ पर, जिससे आपको नम्रतापूर्वक आह्वान करना है। फिर आपको भारत की जो कुछ नौकरियाँ हैं, जहाँ भी चाहिए उसका समर्थन आपको मिल सकेगा। लेखिका ने हमें ये विश्वास दिलाया है कि यहाँ के स्थायी विधाता तत्कालीन समय के जो डॉक्टर कर्जन बन जाएंगे, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है, या थे, जो अत्यंत सरल स्वभाव के महात्मा है, ऐसा उन्होंने कहा। यहाँ पर लेखिका ने व्यंग्य किया है कि उनका एक ही नारा होता है कि कमीशन और मिशन। कमीशन और मिशन यानी समझ जाएंगे आप, जितना लेंगे उतना कमाएंगे, और भ्रष्टाचार भी चलता है। ये दोनों भी कार्य उनको अत्यंत प्रिय है, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे किसकी भर्ती करना है, कहीं किसी को नौकरी लगाना है या कहीं किसी को कुछ काम देना है, तो लेना देना तो चलता, कमीशन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या कहते हैं कि आधुनिक काल के चलते यहाँ नीति और रीति में बहुत सारा परिवर्तन आ चुका है और इस बदलाव में आकाश पाताल का अंतर भी है। यहाँ आने के बाद आपको पूरा भारत भ्रमण करना है पड़ेगा और करना चाहिए, करते भी हैं बहुत सारे लोग। आपको छुट्टी मिलती ही नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ तो छुट्टी नहीं है, या 12 घंटे के बाद आपको तुरंत काम पर लौटना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ छुट्टियाँ मिलती है। यहाँ भारत के संतान युवा वर्ग के लोग छुट्टी के लिए जैसे लालायित रहते हैं, हमेशा छुट्टी मांगते रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि देश में युवा वर्ग की जो आलसी मनोवृत्ति है, उस आलसी मनोवृत्ति पर भी लेखिका ने जैसे प्रहार किया है, व्यंग्य किया है। यहाँ के युवा को किसी और से कोई लेना देना नहीं है और वे अपने आप में जैसे ऐसे मग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं। एक लड़कपन का चश्मा जैसे उन्होंने धारण कर लिया है कि किसी और की ओर देखने के लिए उनके पास फुर्सत ही नहीं है। यहाँ दीनहीन अनपढ़ जनता से वे काफ़ी दूर रहते हैं। जानकर समझकर युवा वर्ग इससे दूर रहता है और जब युवा वर्ग दूर रहता है तो सरकार वैसे ही चलती है। इसीलिए आम जनता का यहाँ शोषण होता है। आपको भारत घूमने आना है, आपको अवकाश मिलता ही नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा काम पर दिखाई देते हैं। हमें कभी छुट्टी ली है ऐसा नहीं दिखाई देता। और ये भी उन्होंने कहा है कि अमावस्या के दिन आपको छुट्टी मिलती होगी, उस दिन आप हमारे यहाँ पर हॉलीडे मनाने के लिए आ जाइए, किंतु भारत भ्रमण के लिए एक दिन में जैसे भारत भ्रमण नहीं हो सकता, उसके लिए आपको काफ़ी छुट्टियाँ लेनी पड़ेगी। तो आप सिर्फ कलकत्ता में आइए और कलकत्ता के कारखानों, कारागिरों, वहाँ की शिक्षा दीक्षा, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के लोक परलोक की बातें, ये सब आप देख लीजिए। जिस तरह देवताओं का बोझ उनके वाहन उठाते हैं, किसी का बैल, किसी का हंस, किसी का मोर, किसी का कुछ अलग अलग, जैसे हम वाहन देवताओं के देखते हैं। यहाँ तो सिर्फ मनुष्य बोझ सिर्फ चप्पल का उठाती है, देखते हैं ना, क्योंकि मनुष्य बोझ चप्पल का उठाती है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य करता क्या है, चप्पल घिस जाती है, लेकिन मनुष्य यहाँ घिसता नहीं है।
सबका कार्य वह अकेली करती है। किसी भी जाति की न हो, वो सबके लिए बराबर काम करती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो या अन्य किसी जाति या धर्म से संबंधित हो, तो वो सबके लिए समान कार्य करती है। सबके पैरों में चप्पल है, चप्पल की कोई जाति नहीं होती। हम मोचीराम जो मुक्तिबोध की कविता है उसमें देखते हैं कि चप्पल की कोई जाति। लेखिका चंद्रदेव से यहाँ के बिजली का अध्ययन करने के लिए भी कहती हैं। यहाँ की उच्च शिक्षा से विभूषित जो लोग हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में भी अध्ययन कर देखने के लिए कहती है। बाकी के वे कार्य नहीं करते नहीं हैं। युवा वर्गों को देश के लिए कार्य करने की आवश्यकता ही क्या है, ऐसा भी वो कहती है, क्योंकि युवा वर्गों के पास फुर्सत ही नहीं है। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वे उस बिजली के तार को स्पर्श कर रहे या उसका सुधार कर सके, जिस वजह से गरीब की बिजली मिल सके, वह सिर्फ दासी बनकर रह गई है। यहाँ बिजली में भी भेदभाव होता है, गरीब को बिजली नहीं मिलती और अमीरों के पास बिजली बर्बाद होती है। लेखिका आगे कलकत्ता के ईडन गार्डन की बात करती है, जो बहुत ही सुशोभित है। विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ पंडितों में से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में। बहुत सारे ज्ञानी लोग भी यहाँ हैं। वहाँ पर विद्यावानी, सरस्वती जैसे देवियों का वास है। यह आप वहाँ देख सकते हो, लेकिन वहाँ की सुंदरता को देख आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे, इतनी सुंदरता भी है। कुबेरनाथ भी यहाँ का साम्राज्य देखने के बाद जैसे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, ऐसा। लेकिन लेखिका ने ऐसा अपने देश की इतनी प्रशंसापूर्वक बातें भी की है, लेकिन यहाँ की सरकार, कानून व्यवस्था, बिजली के जो कार्यालय हैं, उन पर व्यंग्य भी क्या है। लेखिका चंद्रदेव से यहाँ आकर उसका अवलोकन करने के लिए कहती है। लेखिका ने ये भी कहा है कि वो उनको आग्रहपूर्वक बुला रही है यहाँ आने के लिए, और बाद में चंद्रदेव को यहाँ आने के बाद क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा, ये भी कहती है। यहाँ की जैसे हवा है, जैसे वायु हम बोलेंगे, या कलंक, कालीमा, शशांक, शशधर हम जैसे बोलेंगे, जो कुछ है वो सब यहाँ मिलेगा। और शायद यहाँ के जो लोग पंडित वर्ग है खासकर, आपकी चेष्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम देख सकते हैं कि जो सर्वसामान्य व्यक्ति है, अनपढ़ है, उनकी हमेशा यहाँ पंडितों ने चेष्टा की है। यहाँ बम्बई में जो स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया रानी का जो प्रतिमूर्ति बनाई है, वो प्रतिमूर्ति जो है वो भी आप देख सकते हैं, जिसका काला दाग छुड़ाने के लिए प्रोफेसर महाशय गजधर ने बहुत कष्ट किया था, बहुत मेहनत की थी, उसको भी आप देख सकेंगे। ऐसा लेखिका ने कहा है। यहाँ जो भूमंडल की छाया, इधर किस तरह सूर्य प्रकाश पड़ता है और उसको ग्रहण करती है, आप देख ही सकेंगे कि यहाँ के लोग नासमझ, भूल और थोतापन को जैसे ग्रहण करने लगे हैं, अपने आप ग्रहण करते हैं, अनुकरण करने लगते हैं। इस थोतेपन को आपको यहाँ आकर मिटाना पड़ेगा। ग्रहण कैसे होता है या नहीं, हम चंद्र ग्रहण को बोलते हैं, सूर्य ग्रहण को बोलते हैं, और यहाँ पर अंधश्रद्धाएं उसी ग्रहण पर होती है। तो आपको यहाँ आकर उनको बोलना है कि ग्रहण किस तरह थोतापन है, ग्रहण अलग चीज़ है, तो आप उस पर अंधश्रद्धाएं मत कीजिए। तो ये बातें हैं, स्वामी सूर्य और उनके पूरे साम्राज्य को देख सकेंगे, किस तरह यहाँ उनके मंदिर बनाए गए हैं, यहाँ की बहुत सारी बातों को आप ज्ञात करके जाएंगे। और यहाँ के राजा महाराजाओं को भी देखते जाइए जाते समय, जो सिर्फ पुत्रियों की भांति है, अंग्रेज सरकार के विरोध में कुछ बातें भी नहीं करते, ऐसा लेखिका का कहने का उद्देश्य है। और राजा महाराजाओं पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है। प्रजा की रक्षा करने का उनका कर्तव्य है, लेकिन यहाँ पर वो तो प्रजा को ही नचवाते हैं अपने सामने, अर्थात यहाँ की प्रजा जो है बहुत दुखी है और या सुखी है, ये इसका जो अर्थ है आप ही यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये सुखी है या दुखी है। लेखिका इस निबंध के माध्यम से चंद्रदेव से ये आकर यहाँ पर देखने के लिए कह रही है, आग्रह करिए, विनती कर रही है कि यहाँ की हालत को देखिए, किस तरह यहाँ अंग्रेज सरकार ने और बहुत सारे लोगों ने अपने कब्ज़े में जो कुछ चीज़ें की हैं, जिसके कारण आम जनता उन लोगों के इशारों पर नाच रही है। इस निबंध में भूतल पर अर्थात पृथ्वी पर, ज़मीन पर जिस स्थिति को देखा जाता है, उस स्थिति के माध्यम से उन्होंने चंद्रदेव को आमंत्रित किया है आकाश से, और अलग अलग क्षेत्रों को देखने की बात भी करती है, यहाँ का अवलोकन करने के लिए कहती है, जैसे चिकित्सा हो, कानून हो, शिक्षा हो, पढ़ाई हो, या डॉक्टर की वैद्यकीय शिक्षा हो, इन सब का वो अवलोकन करने के लिए कहती है। और कहती है कि हमारे यहाँ पर आकर
आप अवलोकन करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में नए नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।